वेलकम टू आरपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज यहाँ पर आपका कंपनीज एक्ट का चैप्टर 10। कंपनीज एक्ट के चैप्टर 10 में हम ऑडिटर्स वगैरह से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे, तो ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में ये आएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 139 एवरी लिस्टेड कंपनी मस्ट रोटेट इट्स इंडिविजुअल ऑडिटर आफ्टर वन टर्म ऑफ डैश consecutive years and its audit firm after two terms of डैश consecutive years। तो बताओ क्या आंसर होगा। देखो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है, एक ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटिंग जो होती है वो दो लोग कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल कर सकता है और एक आपका फर्म कर सकती है। अब अगर मैं बात कर रही हूँ केवल इंडिविजुअल की यहाँ पर, तो एक इंडिविजुअल के ऊपर हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वो यहाँ पर एक टर्म के लिए ही अपॉइंट किए जाएंगे एक लिस्टेड कंपनी के लिए, और फिर फॉर द सेम कंपनी अगर उन्हें अपॉइंट होना है एज एन ऑडिटर तो 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लगेगा और उसके बाद में ही ये यहाँ पर इस कंपनी के ऑडिटर बन पाएंगे। अगर फर्म की बात करें तो दो टर्म्स दी जाएंगी, एक टर्म में यहाँ पर 5 साल होते हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअल 5 साल के लिए ऑडिटर बने एक कंपनी के, फिर 5 साल के लिए उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते, फिर नेक्स्ट 5 साल में बन सकते हैं। और फर्म को 10 साल बनाया जाएगा, फिर 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा और फिर से ये ऑडिटर बन सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके अलावा यहाँ पर कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो क्या है कि आप दूसरी कंपनीज के बन जाओगे, इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं बनोगे। तो आंसर क्या हो गया आपका 5 और 10, यहाँ पर आपका आंसर हो गया। तो ये कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 139(2) के अंडर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, अब आपको पता है गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर्स अलग तरीके से और नॉन गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर्स अलग तरह से यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। So the first auditor shall be appointed by CAG of India within how many days from the date of registration of the company। तो यहाँ पर बताओ क्या आंसर होगा। देखो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 60 डेज का, ठीक है। तो होता क्या है, जब किसी कंपनी के लिए, गवर्नमेंट कंपनी के लिए पहले ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो यहाँ पर वो जो कंपनी है ओन या कंट्रोल की जाएगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसे गवर्नमेंट कंपनी बोल रहे हैं। और गवर्नमेंट में वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हो सकती है। तो कैग को क्या करना है, कैग को यहाँ पर पहले अपॉइंटर को अपॉइंट करना है विद इन 60 डेज, फर्स्ट ऑडिटर विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पर आपका फर्स्ट फॉल बैक होगा, तो अगर कैग मान लो अपना 60 दिन के अंदर अंदर नहीं अपॉइंट कर पाते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगले 30 दिन के अंदर अंदर इनको अपॉइंट करना होगा। इन केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल कर जाते हैं तो यहाँ पर जो मेंबर्स हैं कंपनी के उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, जो कि एक यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखेंगे और इसमें किसी को अपॉइंट करेंगे, किसी ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे जिसके लिए 60 डेज के अंदर अंदर इनको करना है। अगर यहीं पर बात करें हम किसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी की, तो पहला ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं और वो जो यहाँ पर अपॉइंट आपके ऑडिटर होते हैं उनको हम 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के अपॉइंट कर लेते हैं। ऑल्सो अगर यहाँ पर हमारे पास में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाते हैं टू अपॉइंट द पर्सन विद इन 30 डेज, तो मेंबर्स को यहाँ पर इन्हें 90 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करना है, ओके। और ये आपका जो अपॉइंटमेंट होता है ये कब तक के लिए वैलिड होता है, until the conclusion of first annual general meeting for both government company as well as non-government company। So your answer will be 60 days here, right? Next question है, according to section 141(3) एक पर्सन जो है shall not be eligible for appointment as an auditor of a company if he or his relative or his partner is holding any security of the company। However, a role relative may hold security in the company of a face value, okay, not exceeding, बताओ कितना अमाउंट है 100,000। तो कंपनीज एक्ट यहाँ पर आपका रेड विद कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन देता है रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स बेस्ड ऑन द शेयर होल्डिंग बाय रिलेटिव्स। सो जनरल रूल क्या होता है, जनरल रूल है कि यहाँ पर एक ऑडिटर, ऑडिटर के पार्टनर, ऑडिटर के रिलेटिव जनरली डिस्क्वालिफाइड है अगर वो कोई भी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट कंपनी में होल्ड करते हैं
या फिर इस कंपनी की सब्सिडरी में, या इसकी होल्डिंग कंपनी में, या इसकी एसोसिएट कंपनी में। अब एक रिलेटिव का एक्सेप्शन है कि अगर एक रिलेटिव ऑडिटर के यहाँ पर, ठीक है, कुछ सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं तो वो अमाउंट 100,000 ऑफ द सिक्योरिटीज फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो मान लो यहाँ पर 100,000 से ज्यादा की हो गई तो ऑडिटर को 60 दिन टाइम दिया जाएगा, जिसके विद इन इन्हें एक करेक्टिव एक्शन लेना होगा। जब ये 100,000 की लिमिट एक्सीड हुई, मान लो 1 जनवरी को हुई, तो 1 जनवरी से 60 डेज के अंदर अंदर इनको एक करेक्टिव एक्शन भी लेना होगा। और भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपके लिए डिस्क्वालिफिकेशन दी जाएगी, जिसमें कि एक यहाँ पर ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अगर उनके पार्टनर, उनके रिलेटिव इंडेटेड है कंपनी के लिए या फिर इसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 500,000। यहाँ पर मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं बोला बताओ? यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बोला, हमारे पास फेस वैल्यू का, राइट? अच्छा, गारंटी अगर है तो एक पर्सन डिस्क्वालिफाइड है अगर उनके पार्टनर, रिलेटिव ने कोई गारंटी यहाँ पर प्रोवाइडेड, ठीक है, कोई गारंटी दी है या फिर एक सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द indebtedness of any third person to the company for an amount exceeding 100,000 rupees। अब बिजनेस रिलेशनशिप की बात करें तो एक पर्सन या एक फर्म जिनकी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ में, वो भी डिस्क्वालिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a company wants to remove its auditor before the expiry of his term under section 141. The process requires a special resolution and the prior approval of कंपनी को ऑडिटर को रिमूव करना है इनकी टर्म से पहले पहले। नाउ दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न दैट अ कंपनी हैज टू डू द सेम। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ रूल्स हमें फॉलो करने हैं। सी, यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि एक यहाँ पर अगर ऑडिटर को रिमूव करना है बिफोर एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, तो ये एक सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है और एक बहुत ही स्पेसिफिक मल्टी स्टेप प्रोसीजर हमें यहाँ पर लेकर चलना है ताकि हम इंश्योर करें कि हमारे जो ऑडिटर हैं उनकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। तो बोर्ड का रेजोल्यूशन यहाँ पर जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यहाँ पर पास करना है टू रिमूव द ऑडिटर पहले, ठीक है। इसके बाद में 30 दिन का समय दिया जाएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको यहाँ पर, ठीक है, एक एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में फाइल करनी है जिसमें कि फॉर्म ADT 2 वाला जाएगा जिसमें प्रायर अप्रूवल लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से और इसके बाद में एक स्पेशल रेजोल्यूशन अगले 30 दिन के अंदर अंदर पास किया जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% की मेजॉरिटी जाएगी और हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर राइट देंगे टू बी हर्ड टू अवर ऑडिटर, तो इनकी बात सुनी जाएगी। अच्छा, ये तो था कि भाई हमें डिस्क्वालीफाई करना है। अगर मान लो उनको रिजाइन कर जाना है तो कौन सा फॉर्म फाइल करना होगा? फॉर्म ADT 3, जिसमें कि हमारे पास में आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको जो ऑडिटर हैं उनको फॉर्म ये फाइल करना होगा विद कंपनी एंड ROC, ठीक है, विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन और रीजंस यहाँ पर स्टेट करने हैं। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब ये लॉ ट्रिब्यूनल क्या करेगी? यहाँ पर NCLT सुओ मोटो ले सकती है ऑन एन एप्लीकेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑर्डर कर सकती है कंपनी को कि वो अपने ऑडिटर को चेंज करें इफ दे आर फाउंड टू बी एक्टिंग इन अ फ्रॉडलेंट मैनर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। According to section 141(3)(g, a person is disqualified from being appointed as an auditor if he is already an auditor for more than dash companies, excluding OPC, dormant, small companies and private companies जिनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है। इसका आंसर होगा आपका 20 कंपनीज। और अगर एक ऑडिट फर्म हुई तो क्या होगा? देखो, एक ऑडिट फर्म है तो यहाँ पर हर एक पार्टनर
मोर देन 20 यहाँ पर कंपनीज लेकर नहीं चल सकता है ऑडिटिंग के लिए। क्यों? ताकि क्वालिटी मेंटेन करके रखें भाई, ज्यादा वर्कलोड ना कर लें, पता चला काम में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ओपीसी होती है, डोमेन कंपनीज होती है, स्मॉल कंपनीज होती है और प्राइवेट कंपनीज होती है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑडिट्स के लिए मोर देन 20 कंपनीज लिमिट रहेगी। रिलेटिव की शेयर होल्डिंग के लिए 100,000 यहाँ पर फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंडेटनेस 5 लाख रुपए से ओवरऑल, और गारंटी प्रोवाइडेड में 100,000। याद हो गया नंबर? चलो आगे बढ़ो। If an auditor has reasons to believe that an offense, fraud involving an amount of dash or above is committed against the company by its officers or employees, he must report the matter to the central government. बताओ कब करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में? यहाँ पर अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि भाई फ्रॉड हो गया कंपनी में, और ये जो फ्रॉड है या तो कंपनी के यहाँ पर ऑफिसर्स ने किया है या तो एम्प्लॉयज ने करा है, तो यहाँ पर कितने अमाउंट तक का? 1 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज्यादा का। ठीक है, तो जो रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड है ये आपका ना 2 रूल्स लगते हैं इसमें। एक तो सेक्शन 143 आपका लग गया, और यहाँ पर कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल जो हो गया है ना, उसका रूल 13 है, 12 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1 CR या फिर अबव का है, 1 CR या फिर अबव का है, तो ऐसे में हमारा ऑडिटर रिपोर्ट करता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, स्पेसिफिकली जो मिनिस्ट्री है कॉर्पोरेट अफेयर्स की। और लेस देन 1 करोड़ यहाँ पर, अच्छा अगर 1 करोड़ से कम का होता है तो क्या होगा यहाँ पर? तो अगर यहाँ पर फ्रॉड अमाउंट लोअर है, ऑडिटर ओनली नीड्स टू रिपोर्ट इट टू द कंपनीज बीओडी और द ऑडिट कमिटी। ठीक है, यहाँ पर एबीसी नहीं होगा, एक सेकेंड, ऑडिट कमिटी होगा। चलो अब यहाँ पर ना आपको कुछ एक चीज याद रखनी है कि किस तरीके से इसको करा जाता है। तो अगर थ्रेशोल्ड मीट हो जाता है 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है, तो ऑडिटर को एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉलो करनी है टू एंश्योर कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन्फॉर्म्ड है। तो रिपोर्ट द मैटर टू बोर्ड और ऑडिट कमिटी इमीडिएटली। ठीक है, नॉट लेटर देन 2 days आफ्टर द नॉलेज, नॉट लेटर देन 2 days आफ्टर द नॉलेज। फिर यहाँ पर रिप्लाई या ऑब्जर्वेशन 45 डेज के अंदर आना चाहिए, और 15 दिन के अंदर अंदर जब आपको रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है, अगर कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो फॉरवर्ड करोगे आप रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ADT4। ठीक है, किसको? सेक्रेटरी ऑफ MCA। क्लियर है? तो रिपोर्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, टू बी वेरी प्रिसाइज, एंड देन फॉर्म यूज्ड इज आपका फॉर्म ADT4। बोर्ड रिपोर्ट डिस्क्लोजर यहाँ पर समरी रिक्वायर्ड है, और पेनल्टी फॉर फेलियर यहाँ पर 5 लाख रुपीस लगेंगे फॉर द लिस्टेड कंपनी। ठीक है, अच्छा NFRA ने अभी रिसेंटली क्लैरिफाई किया था कि जो ऑडिटर्स हैं वो ये रिपोर्ट्स को यहाँ पर तब भी करेंगे इवन इफ दे वर नॉट द फर्स्ट टू डिस्कवर देम। ठीक है, तो भी इनको बताना होगा किसी विसिल ब्लोअर ने अगर ऑलरेडी फ्लैग कर रखा है। Section 144 of the Companies Act 2013 prohibits an auditor for providing certain non-audit services to the company. Which of the following is not a prohibited service? तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर क्या होगा? हमारे पास आंसर होगा स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ सब्सिडरी। ठीक है, देखो क्या होगा, सेक्शन 144 जो है कंपनीज एक्ट का, उसको डिजाइन किया गया है ताकि हम इंडिपेंडेंस अपने ऑडिटर की यहाँ पर इंश्योर करें। अब वो कैसे होगा? इनको प्रोहिबिट करना है, किससे? फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्टेन नॉन ऑडिट सर्विसेज टू द कंपनी, और या फिर इसकी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी। तो प्रोहिबिटेड सर्विसेज हमारे पास क्या क्या आती हैं? एक ऑडिटर वेदर एन इंडिविजुअल और अ फर्म कैन नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज टू द कंपनी दे आर ऑडिटिंग: accounting and bookkeeping services, internal audit, design and implementation of any financial information system, actuarial services। ठीक है, देन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, rendering of outsourced financial services, management services, any other kind of services that may be prescribed। So basically हमारे पास में यहाँ पर कुछ सर्विसेज को मना किया गया है, तो इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा? स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ सब्सिडरी, जो कि यहाँ पर अलाउड है, रिमेनिंग सभी आपकी यहाँ पर आपकी प्रोहिबिटेड है। तो डी यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्यों है ये बताओ?
जब एक ऑडिटर को अगर आप प्रोहिबिट कर दोगे फॉर प्रोवाइडिंग नॉन ऑडिट सर्विसेज टू अ सब्सिडरी, दे आर नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, यहाँ पर इनफैक्ट ये बहुत सेम होता है कि एक ही ऑडिट फर्म यहाँ पर आपकी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों को ऑडिट कर रही है, राइट। अच्छा, मैनेजमेंट सर्विसेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कुछ स्टूडेंट्स को। एक ऑडिटर यहाँ पर रोल जो है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो परफॉर्म नहीं कर सकते जो मैनेजमेंट की हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेना या मैनेज करना ऑपरेशंस को। ये यहाँ पर क्या होगा, एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट इनको क्रिएट कर देगा। The remuneration of the first auditor of a company other than a government company is fixed by, बताओ यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए। तो power to fix the remuneration of the auditor depends on who appointed them, who appointed them। अब यहाँ पर हमारे पास में रूल्स होते हैं, क्योंकि जो पहले ऑडिटर हैं, ठीक है, एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी के, ये टिपिकली अपॉइंट किए जाते हैं बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो बोर्ड है वो एम्पावर्ड है टू फिक्स देयर रेन्यूमरेशन। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के लिए जिनको अपॉइंट किया गया है जनरल मीटिंग में, रेन्यूमरेशन फिक्स की जाती है बाय शेयर होल्डर्स और मेंबर्स इन दैट मीटिंग और इन सच मैनर एज द मेंबर्स में डिसाइड। गवर्नमेंट कंपनीज में यहाँ पर अगर कैग अपॉइंट कर रहे हैं ऑडिटर को, तो जो रेन्यूमरेशन है वो जनरली फिक्स तो मेंबर्स ही करते हैं जनरल मीटिंग में। ठीक है, तो रेन्यूमरेशन में क्या क्या आएगा, एक तो जो इनकी ऑडिटिंग की फी है, दूसरा जो एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद द ऑडिट, और तीसरा कोई भी फैसिलिटी जो कि प्रोवाइड की गई है टू द ऑडिटर। तो रेन्यूमरेशन जो है उसमें हम वो पेमेंट इंक्लूड नहीं करते हैं जो कि हमने ऑडिटर को दिए फॉर एनी अदर सर्विस रेंडर्ड बाय देम एट द रिक्वेस्ट ऑफ कंपनी, एज लॉन्ग एज दोस सर्विसेज आर नॉट प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 144। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या क्या चीजें याद करनी है। फर्स्ट ऑडिटर अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको अपॉइंट करते हैं और रेन्यूमरेशन भी बीओडी फिक्स करती है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के लिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो शेयर होल्डर्स होते हैं और रेन्यूमरेशन शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में फिक्स करते हैं। ऑडिटर अगर कैजुअल वैकेंसी हमारे पास आ गई है तो बोर्ड या शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन रेन्यूमरेशन शेयर होल्डर्स ही यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे या फिक्स करेंगे। क्लियर है, अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट ऑडिटर के लिए हमारे पास आंसर होगा बीओडी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If the NCLT is satisfied that an auditor has acted in a fraudulent manner, it may direct the company to change its auditor. Such an auditor shall not be eligible or shall be ineligible to be appointed as an auditor of any company for a period of X years. बताओ कितना टाइम होगा यहाँ पर, 5 साल का टाइम। तो सेक्शन 145 यहाँ पर कंपनीज एक्ट का एनसीएलटी को बोलता है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको एक पावर दे रहे हैं टू एक्ट अगेंस्ट द ऑडिटर्स इन्वॉल्व इन अ फ्रॉड। तो अगर एनसीएलटी सेटिस्फाइड है यहाँ पर, या तो खुद का मोशन उनका था या एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी या कोई अदर पर्सन कंसर्न, कि एक ऑडिटर ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉडलेंट मैटर में वो इन्वॉल्व रहे हैं या फिर उन्होंने अबैट किया है या कॉल्यूड किया है किसी फ्रॉड में, तो यहाँ पर कंपनी के रिलेशन में या इसके डायरेक्टर्स या फिर इसके ऑफिसर्स, तो सबसे पहले तो ये बोलेंगे चेंज द ऑडिटर। अगर एप्लीकेशन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है कि चेंज रिक्वायर्ड है, 15 दिन के अंदर अंदर जो एप्लीकेशन आई है उसमें इस ऑडिटर को हटा दिया जाएगा। या फिर यहाँ पर जो हमारे पास में ऑडिटर है वो फंक्शन ही नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकते हैं अनदर ऑडिटर इन देयर प्लेस। अब ये 5 साल का बैन देख लेते हैं। तो कोई भी ऑडिटर, ठीक है, इंडिविजुअल या फर्म अगेंस्ट हुम अ फाइनल ऑर्डर इज पास बाय एनसीएलटी, हम देखेंगे कि ये जो सेक्शन है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इनको अपॉइंट करने से एज एन ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। लाइबिलिटी अगर हम देखें यहाँ पर सेक्शन 447 में, तो जो बैन लगेगा उसके अलावा ऑडिटर लाइबल रहेंगे फॉर एनी एक्शन अंडर सेक्शन 447, जो किसके बारे में बात कर रहा था, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। ठीक है, सत्यम केस में कौन सी कंपनी थी जिसने ये सब किया था, बताओ, बहुत बड़ी कंपनी है, बिग 5 के अंडर आती है, पी से नाम है, पीडब्ल्यूसी। चलो
अब यहाँ पर उनके ऊपर पेनल्टीज वगैरह सब लगी थी। क्लॉजेस यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन के, नॉर्मल रोटेशन, 5 साल का यहाँ पर कूलिंग ऑफ पीरियड रहता है। नॉर्मल रोटेशन अगर हो रही है, ठीक है, इंडिविजुअल की, तो फिर हमारे पास 5 साल का है, और अगर फ्रॉड कर दिया तो अगेन 5 साल का स्ट्रिक्ट बैन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। As per section 139(6), the first auditor of a non-government company must be appointed by the board of directors within dash days from the date of registration। कितने दिन के अंदर अंदर जो पहले ऑडिटर है वो हो जाएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 30 दिन का टाइम दिया जाता है, और गवर्नमेंट कंपनी में कितना बताया था मैंने आपको, 60 डेज का टाइम दिया जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर 30 दिन के अंदर अंदर जब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है कंपनी का, एक ऑडिटर को यहाँ पर असाइन कर देंगे और यहाँ पर अपॉइंट कर देंगे। अगर बोर्ड फेल कर जाएगा तो यहाँ पर इनको मेंबर्स को बताना होगा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखी जाएगी जिसमें 90 दिन के अंदर अंदर एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा, और जो टेन्योर है वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेगा, है ना। अब तो याद हो चुका होगा, मैंने बता दिया था आपको। अच्छा, फॉर्म्स याद हो गए। एडीटी 1 किसके लिए होता है, जो 15 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट यहाँ पर की जानी चाहिए सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए। एडीटी 2 किसके लिए होता है, ये 1 हो गया। 2 किसके लिए होता है, 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर। 3 किसके लिए होता है, जब ऑडिटर रिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो 30 दिन के अंदर अंदर जब उन्होंने रिजाइन किया, किसके साथ, कंपनी या आरओसी दोनों के साथ में। अगर एनएफआरए रिपोर्टिंग की बात करें तो सीरियस फ्रॉड, आपके 1 करोड़ से ज्यादा के अगर हो गए हैं तो यहाँ पर आपको 45 प्लस 15 डेज की विंडो दी जाती है जिसमें कि एनएफआरए को रिपोर्ट करना होता है। According to section 148, the cost audit, if directed by the central government, shall be conducted by। कौन करेगा कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटेंट करेंगे, चार्टर्ड अकाउंट करेंगे, सीए करेंगे, इन प्रैक्टिस दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंट, सीओए बोल दो, कुछ भी बोल लो, चलो। तो यहाँ पर हमारे पास, सॉरी कुछ लोग को बुरा लगा होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट करेंगे, मजाक नहीं बनाते हैं, और मैंने मजाक नहीं बनाया था, मैं तो बस ऐसे एक्रोनिम ढूंढ रही थी। Under section 148 of the Companies Act, the central government may direct certain classes of companies जो कि यहाँ पर प्रोडक्शन करती हैं गुड्स का या फिर सर्विसेज देती हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, ताकि कॉस्ट रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में देख सकें, और एक कॉस्ट ऑडिट की जाती है। कॉस्ट ऑडिट कौन की जाएगी, तो यहाँ पर जो ऑडिट है वो कंडक्ट की जाती है कॉस्ट अकाउंटेंट्स के थ्रू विद इन द मीटिंग ऑफ द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट हु इज इन प्रैक्टिस। फिर आते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिस्ट्रिक्शन। तो सेक्शन 148(3) एक्सप्लिसिटली बोलते हैं कि जो पर्सन अपॉइंट किए गए हैं एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इट्स कॉस्ट ऑडिटर। तो एक क्लियर डिवीजन होती है ड्यूटीज की। अपॉइंटमेंट, तो कॉस्ट ऑडिटर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं यहाँ पर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। और रिपोर्टिंग यहाँ पर ये किसको रिपोर्ट करेंगे, कॉस्ट ऑडिटर यहाँ पर अपनी रिपोर्ट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देते हैं, और ये फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजते हैं विद सम एक्सप्लेनेशन अगर यहाँ पर रिक्वायर्ड है फॉर एनी क्वालिफिकेशन विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट, ठीक है। तो बीओडी से गवर्नमेंट के पास में 30 दिन के अंदर अंदर जाएगा। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं फटाफट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटेरिएट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। गवर्निंग सेक्शन कौन से होते हैं, 139, फिर आता है 148, फिर आता है 208, ठीक है, और इसका रहता है 138। एक बार और कंफर्म कर लेना, वैसे तो यही वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करते हैं, सीए करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट कौन होते हैं, सीएमए होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पर हमारे पास में सेक्रेटेरिएट ऑडिट करते हैं, और इंटरनल ऑडिट जो है वो हमारे पास सीए, सीएमए या कोई भी अदर प्रोफेशनल्स कर सकते हैं। The audit committee constituted under section 177 is mandatory for listed companies and certain unlisted public companies. What is the minimum number of directors required in an audit committee? Section 177 of the Companies Act, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है हर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी के
और सर्टेन प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज के वो एक ऑडिट कमिटी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब ऑडिट कमिटी में हमारे पास में यहाँ पर मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, तो कमिटी के पास में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो जो मेंबर हैं स्पेशली द चेयरपर्सन मस्ट हैव द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं इनके पास एक ऑडिट कमेटी होनी चाहिए। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इफ दे मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्रेशोल्ड्स। व्हाट आर द थ्रेशोल्ड? 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का पेड अप कैपिटल, टर्नओवर की बात करें 100 CR और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स या डिपॉजिट्स हैं तो वो आपका 50 करोड़ या मोर। ठीक है। कोर फंक्शंस क्या होते हैं ऑडिट कमेटी के? तो एक ऑडिट कमेटी यहाँ पर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स के बीच में एक किसकी तरह काम कर रही है? ब्रिज की तरह काम करती है, जिसकी प्राइमरी ड्यूटी है वो रिकमेंड करेंगे अपॉइंटमेंट, रेन्यूमरेशंस एंड टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। साथ में यहाँ पर रिव्यू और मॉनिटर करेंगे ऑडिटर की इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस। फिर यहाँ पर एग्जामिनेशन किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और ऑडिटर की रिपोर्ट्स का। अप्रूवल यहाँ पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस का किया जाएगा और इवैल्यूएशन होगा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का। अब आ जाओ ऑडिट कमिटी, मिनिमम कितने मेंबर्स? 3 होने चाहिए और यहाँ पर जो मेजॉरिटी है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। नॉमिनेशन एंड रेन्यूमरेशन कमिटी, यहाँ पर मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यहाँ पर मिनिमम 1/2 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, SRC जिसको आप बोलेंगे, ये आपका यहाँ पर 3 मिनिमम मेंबर्स और चेयरपर्सन जो है वो आपके एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है। तो मिनिमम मेंबर रिक्वायरमेंट अलग अलग कमिटीज की कुछ इस तरीके से दे रखी है। If an auditor resigns from a company, he must file a statement in form ADT3 with the company and registrar within dash days of resignation। बताओ, सेक्शन 142 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि जब एक ऑडिटर रिजाइन करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज लाइज विद इन द ऑडिटर विद द ऑडिटर। तो फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर मैंने बताया, तो कौन सा फॉर्म है? ADT3 है, राइट। टाइम लिमिट कितनी है? 30 दिन की है। किसके साथ में करना है? कंपनी के, ROC के। अच्छा, ये तो ठीक। अगर मान लो ये गवर्नमेंट कंपनी होती तो कैट के साथ में भी किया जाता। ठीक है। अब मान लो यहाँ पर नॉन कंप्लायंस होता है, फॉर्म ADT3 ये नहीं भरते हैं तो क्या होगा? मिनिमम 50,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी ऑडिटर के रेन्यूमरेशन या फिर हमारे पास में, ठीक है, जो भी इनमें से कम होगा, या तो ऑडिटर का रेन्यूमरेशन या तो 50,000 की पेनल्टी। और कंटिन्यूइंग फेलियर हो गया तो फर्दर पेनल्टी 500 रुपीज पर डे की लगेगी आफ्टर फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज, 31st डे से बेसिकली। मैक्सिमम कितनी पेनल्टी लग सकती है? 2 लाख रुपए की। ठीक है। ADT4 किसके लिए था? सस्पेक्टेड फ्रॉड्स रिपोर्ट करने के लिए टू सेंट्रल गवर्नमेंट। याद है ना? कौन फाइल करता है? ऑडिटर करता है। देखो ऐसे याद रखना, ADT1 और 2 तो हमारे पास में कंपनी करती है और 3 और 4 ऑडिटर करते हैं। An auditor of a company is found to have a business relationship with a subsidiary of the company। अब यहाँ पर इससे क्या होगा? ये सारे ऑप्शंस पढ़ो और बताओ क्या होना चाहिए। इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा फ्रॉम बीइंग एन ऑडिटर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 143E, जिसमें ये बोलते हैं कि कोई भी पर्सन या फर्म यहाँ पर अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप रखती है किसी कंपनी के साथ में, या उसकी सब्सिडरी या उसकी होल्डिंग कंपनी या उसकी एसोसिएट कंपनी, डिस्क्वालीफाई कर देंगे उसको फ्रॉम बीइंग एन ऑडिटर। तो यहाँ पर एक बिजनेस रिलेशनशिप क्या होती है? एक बिजनेस रिलेशनशिप कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं जहां पर रिलेशनशिप एक डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर
नहीं कंसीडर की जाएगी, केवल वही एक्सेप्शन रहेंगे। अब ये एक्सेप्शन कौन से हैं? कमर्शियल ट्रांजेक्शन, जो कि यहाँ पर नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, जिसमें कि हमारे ऑडिटर या ऑडिट फर्म कर सकते हैं अंडर द एक्ट। फॉर एग्जांपल टैक्स कंसल्टेंसी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका प्रोहिबिटेड नहीं होता है। आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन, कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो किए गए हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी में, वो एक आर्म लेंथ प्राइस पर हैं। आर्म लेंथ प्राइस कौन सा था? जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें हमारे पास आर्म लेंथ प्राइस एक टाइप होता है जिसके थ्रू हम इसको करते हैं। ज्यादातर यही अलाउ किया जाता है, जिसमें ये मेक श्योर करते हैं कि जो करंट हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है, सॉरी मेरे दिमाग से वर्ड नहीं आ रहा था वो क्या चक्कर में, हाँ, तो जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो ट्रांजेक्शन ऐसे ही उसी प्राइस पर है जो हम एक नॉर्मल कस्टमर को देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली जैसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल की गई हैं टू द ऑडिटर एज अ कस्टमर। फॉर एग्जांपल एन ऑडिटर बाइंग अ कार फ्रॉम एन ऑटोमोबाइल कंपनी, ठीक है, ऑटोमोबाइल कंपनी, दे ऑडिट प्रोवाइडेड इट्स एट स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस, जो सबके लिए प्राइस था वही इनके लिए भी था। अच्छा, अब इसमें एक प्रोहिबिटेड नेट प्रिंसिपल लगता है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन जो होती है सेक्शन 141(3) के अंडर, वो यूजुअली कंटेंजियस होती है नेचर में। कंटेंजियस कैसे होती है? अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो फॉर अ सब्सिडरी, यू आर जनरली डिस्क्वालीफाइड फॉर द एंटायर ग्रुप। तो यहाँ पर अगर डिस्क्वालिफिकेशन कैटेगरी बिजनेस रिलेशनशिप है तो कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट सब पर लगेगी। अगर सिक्योरिटी या इंटरेस्ट है तो कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट पर लगेगी। अगर इंडेटनेस है 5 लाख से रुपए या फिर गारंटियर तो भी सब पर लगेगी। समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अंडर सेक्शन 143(1) the auditor has a right to access to the books of account and vouchers of the company. This right is available. कब होती है ये राइट आपको अवेलेबल? ये होती है एट ऑल टाइम्स। तो यहाँ पर ऑल टाइम्स का क्या मतलब हुआ? जनरली हमारे जो नॉर्मल बिजनेस आवर्स हैं, लेकिन लीगली ऑडिटर की एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं की जाएगी बाय स्पेसिफिक मीटिंग शेड्यूल्स और बोर्ड अप्रूवल्स। ऑडिटर इनको यहाँ पर रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस में या फिर कोई प्लेस जहां पर बुक्स को मेंटेन किया गया है इंक्लूडिंग द ब्रांचेस। और ये जो हमारे पास में बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर्स हैं, इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स आपकी जो एंट्री सपोर्ट करती हैं इन द बुक सच एज इनवॉइस, रिसिप्ट, कॉन्ट्रैक्ट सब आएगा। और ऑडिटर को यहाँ पर एक पावर और दी गई है, इंक्वायरी पावर। मतलब ऑडिटर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिक्वायर फ्रॉम द ऑफिसर ऑफ द कंपनी वो इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन जो कि नेसेसरी है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल देयर ड्यूटीज। कुछ देख लो यहाँ पर, तो ऑडिटर को ना यहाँ पर इंक्वायर करना होता है सर्टेन मैटर्स में, ताकि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जो है उसको मिस रिप्रेजेंट या फिर मिस इंटरप्रेटेड नहीं किया जाए। तो वेदर जो लोन्स या एडवांसेस यहाँ पर किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी वो प्रॉपरली सिक्योर्ड हैं या फिर टर्म्स जो हैं वो प्रेजुडिशियल है टू द कंपनीज इंटरेस्ट और नॉट, या ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये केवल बुक एंट्रीज दिखा रहे हैं या फिर यहाँ पर, ठीक है, प्रेजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। क्या ये जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं ये चार्ज किए गए हैं टू द रेवेन्यू अकाउंट? क्या ये जो शेयर्स हैं ये अलॉट किए गए हैं फॉर कैश, वेदर कैश हैज बीन एक्चुअली बीन रिसीव्ड। तो हमारे पास सेक्शन 146 में ऑडिटर को राइट दी गई है टू रिसीव all notices of and other communication relating to any general meeting and shall unless otherwise exempted। ठीक है, इसी के साथ में हमारा ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर लेना, और अगर मैं इसकी यहाँ पर आप लोगों को एक बड़ी वीडियो दूं तो उसको हाइप कर देना, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही है, अपने दोस्तों को बता सकते हो। आरबीआई, नबार्ड, सेबी, आईएफएससी, पीएफआरडीए इन सब की फ्री क्लासेस आ चुकी हैं, एग्जाम बैंक की आनी बाकी हैं और उसके बाद एनपीएस की लेकर आएंगे, तो सारी क्लासेस आपके लिए एटलीस्ट फ्री तो रहेंगी ही। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अपने दोस्तों को बता सकते हैं, आप तो से भी क्लियर करेंगे, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।